हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेनली फोकस ऑन द फॉलोइंग। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इकोनॉमिक इश्यूज़ देख चुके हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड थे। अब हम पॉलिटिकल इश्यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। द ईस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशन ऑफ 1989 and the disintegration of the Soviet Union is looked at as the fall of communism. It has been argued that the world is moving towards democratic political systems. Terms like participatory state, citizen-centric governance and good governance have become important. Participatory state goes beyond traditional democratic practices wherein the decision is made by majority. In a participatory state, all segments of the society are involved in the making of policy. Citizen-centric governance and good governance focus on the role of the civil society in the functioning of the government. 1989 के ईस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशन और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को कम्युनिज्म के फॉल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन दोनों इवेंट्स के बाद ही कम्युनिज्म वर्ल्ड से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। एक आर्ग्यूमेंट ये किया जा रहा है कि वर्ल्ड अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहा है। टर्म्स जैसे कि पार्टिसिपेटरी स्टेट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। पार्टिसिपेटरी स्टेट में सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि सोसाइटी का हर एक भाग पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व होता है। किसी भी सेगमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सभी को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। वही दूसरे टर्म्स जैसे कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस इस बात पर फोकस करते हैं कि नागरिक समाज मतलब कि सिविल सोसाइटी का गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में क्या रोल है। सिविल सोसाइटी मतलब कि नागरिक समाज का जो रोल है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट के काम में, उस पर ये टर्म्स ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, पोजीशन ऑफ द स्टेट। It is being argued that the state is becoming less and less important. One of the key features of the state is its sovereignty. The concept of sovereignty is linked with the concept of jurisdiction of the state. This is the right of the state to make laws within its territory. It has been argued that the concept of sovereignty is being challenged from both within and without. External challenges come from the growth of international law, regional economic organizations, globalization of markets, growing environmental and humanitarian concerns, etc. Internal challenges come from a decline of national consensus, growth of ethnic nationalism, activism of non-state actors, etc. Issues like environment, gender and humanitarian problems have taken the center stage. एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जा रहा है कि स्टेट की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन कम हो रही है। स्टेट का एक की फीचर है उसकी सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता। स्टेट की सॉवरेंटी, स्टेट की संप्रभुता और स्टेट का जुरिसडिक्शन, स्टेट का अधिकार क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। स्टेट को ये राइट हासिल है, स्टेट के पास ये राइट है कि वो अपने टेरिटरी में लॉस बना सकता है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि स्टेट की सॉवरेंटी को दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से जो चैलेंजेस आते हैं, मतलब कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस आते हैं, वो कुछ चीज़ों की वजह से आते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स की ग्लोबलाइजेशन की वजह से और बढ़ती हुई एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की वजह से भी एक्सटर्नल चैलेंजेस आते हैं। और उसी तरह से इंटरनल चैलेंजेस भी कुछ चीज़ों की वजह से आते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ नेशनल कंसेंसस, मतलब कि राष्ट्रीय सहमति कम हो जाना या फिर राष्ट्रीय सहमति का ख़त्म होना, और बढ़ते हुए एथनिक नेशनलिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स के सक्रिय होने से भी इंटरनल चैलेंजेस आते हैं। कुछ इश्यूज़ जैसे कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट और जेंडर और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स ने एक अहम स्थान ले लिया है। इन्वायरमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम्स है और उसी के साथ साथ जो जेंडर और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है, उन्होंने एक अहम स्थान ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, नॉन स्टेट एक्टर्स। It is the importance of the civil society that has given importance to non-state actors.
Thus, voluntary organizations and non-governmental organizations have started to become more important. Today, international relations is not relations between states, it also includes non-state actors. They play an important role in promoting humanitarian issues. Besides organizations like the Amnesty International, Greenpeace movement, terrorist organizations are also non-state actors. तो नॉन स्टेट एक्टर्स वो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके पास पावर होता है, लेकिन वो किसी सॉवरेन स्टेट या कंट्री से इंडिपेंडेंट होते हैं। सिविल सोसाइटी मतलब के नागरिक समाज के इम्पोर्टेंस की वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस मिला है। इसीलिए नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ कंट्रीज़ के बीच में ही रिलेशंस नहीं है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व है। नॉन स्टेट एक्टर्स ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को प्रमोट करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी कामों में नॉन स्टेट एक्टर्स काफ़ी मदद करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, ह्यूमन राइट्स। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा, but there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world. The third world holds that economic development has to precede the full flowering of civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. The Indian Constitution, for example, lays stress on the aspect of social justice and looks at food, shelter, clothing, education and health as primary needs of its citizens. It is further argued that in the desire to achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity and economy. Thus, the broad application of Western approach to human rights that focuses on civil and political rights and freedoms as a priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. ग्लोबलाइजेशन की एज में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बन गया है। डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब कि जिस वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो चुका है, और डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब कि जिसका डेवलपमेंट जारी है, चल रहा है। इन दोनों वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स के अप्रोच में फ़र्क करना ज़रूरी है, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स अलग है क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो चुका है, और डेवलपिंग वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स अलग है क्योंकि उनका डेवलपमेंट अभी जारी है। थर्ड वर्ल्ड क्या होता है? कोल्ड वॉर के दौरान 3 वर्ल्ड सामने आए, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वो वर्ल्ड था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज थे। सेकेंड वर्ल्ड में सोवियत यूनियन और उसके अलाइज थे, उसे सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था। और जो कंट्रीज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइज भी नहीं थे और जो सोवियत यूनियन के भी अलाइज नहीं थे, जो न्यूट्रल थे, उन सारे कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड ये विचार रखता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के डेवलपमेंट को आगे कर देगा, और ज़्यादा फोकस फैमिली और कम्युनिटी राइट्स पर देना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल राइट्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस पर ज़्यादा जोर डालता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों के लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन और हेल्थ को मुख्य ज़रूरतों के रूप में देखता है। आगे एक आर्गुमेंट किया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हासिल करने के लिए लिबर्टी राइट्स पर अनावश्यक जोर दिया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। और ये हासिल करने के लिए लिबर्टी राइट्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि पीपल के वेलफेयर के लिए वेलफेयर राइट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसीलिए कंट्रीज़ के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने कल्चर, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटी के अकॉर्डिंग अपने ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रेट कर सके। इसीलिए जो ब्रॉड एप्लीकेशन है वेस्टर्न अप्रोच का ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि मेनली फोकस करता है पॉलिटिकल और सिविल राइट्स पर और आज़ादी पर एक प्राथमिकता के रूप में, उसे लागू करना चाहिए
ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज बेटर। अभी जो हमने इश्यूज देखे हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस। As a member of WTO, India is required to follow some rules regarding international trade practices. Treaties like the Indus Waters Treaty with Pakistan or the Farakka Agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing of waters of the Indus and the Ganga. तो इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस और कन्वेंशंस के लिए एक हस्ताक्षर करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के कारण इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूल्स को फॉलो करना होता है। कुछ ट्रीटीज़ जैसे कि पाकिस्तान के साथ इंदुस वाटर्स ट्रीटी और बांग्लादेश के साथ फरक्का एग्रीमेंट, इन ट्रीटीज़ के कारण इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ गंगा और इंदुस नदी का पानी शेयर करना होता है। Organizations like Amnesty International or Greenpeace raise humanitarian issues and put pressure on local governments. Amnesty has been critical of the Indian government's position on human rights in regions like Kashmir. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस, ये ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को यानी मानवतावादी मुद्दों को रेस करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डालते हैं। कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की जो पोजीशन रही है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसको लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी काम का साबित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। When the Chernobyl disaster took place, the effects of radiation spread across Europe. Such environmental disasters cannot be restricted to a nation's boundaries. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that the ill effects do not harm their population. जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिज़ास्टर हुआ, उस वक्त उसका रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल गया। इस तरह के जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं वो किसी एक कंट्री के बाउंड्रीज तक सीमित नहीं किए जा सकते। यूरोपियन कंट्रीज़ को फोर्स किया गया कि वो कोऑपरेट करें और वो इस बात की पुष्टि करें कि उनकी पॉपुलेशन को इसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। द नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड अप्रोच्ड द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कॉज ऑफ अपोजिशन टू बिग डैम्स एंड हैड इंटरनेशनलाइज्ड द इशू। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ल्ड बैंक पहुंचा था अपने कॉज को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बिग डैम्स का अपोजिशन था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज्ड कर दिया था, मतलब कि इस इशू को इंटरनेशनल इशू बना दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देयर हैज़ बीन एन अपोजिशन टू द बिल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन जैतापुर एंड कुडानकुलम. Political parties and NGOs have opposed the building of these projects despite getting proper clearance. जैतापुर और कुडानकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड हो रहे थे उसका अपोजिशन किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और NGOs ने इन प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ अपोज किया है। प्रॉपर क्लियरेंस मतलब कि प्रॉपर परमिशन मिलने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ और NGOs ने इन प्रोजेक्ट्स को अपोज किया है। In the all above cases, the state's sovereignty was challenged by these groups. These are some of the challenges that the state faces from within and from without. Therefore, it is argued that the role of state is slowly reducing. In the economic sphere, it is reducing because of the increasing importance of the private sector, and in the political sphere, the domestic and international pressures have reduced the authority of the state. अभी हमने जितने भी केसेस देखे, जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, उससे हमें ये पता चला है कि स्टेट की सॉवरेंटी को, स्टेट की संप्रभुता को इन ग्रुप्स ने चैलेंज किया है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो स्टेट को फेस करना होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि स्टेट का रोल स्लोली रिड्यूस हो रहा है। इकोनॉमिक स्फीयर में स्टेट का रोल स्लो हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और पॉलिटिकल स्फीयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से स्टेट की अथॉरिटी, स्टेट का पावर रिड्यूस हो रहा है, स्टेट का रोल स्लोली रिड्यूस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द स्टेट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? Is the concept of the state and its features still relevant?
Is there a withdrawal of the state as an agency of welfare and development? ग्लोबलाइजेशन के एज में स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या स्टेट का कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स अब भी महत्व के हैं, अब भी रेलेवेंट है, और क्या स्टेट का एक वेलफेयर और डेवलपमेंट की एजेंसी के रूप में विड्रॉल हो गया है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आगे देखेंगे. Let us look at the main features of the state. The main elements are territory, sovereign government and people. Today the territory of state still remains intact. States still talk of nationalism and national integration. The concept of sovereign government also continues to exist. It is true that some of its powers have reduced due to international treaty obligations, but the authority of the state remains. The rise of ethnic nationalism and the demand for self-determination has led to the creation of new states. But as we saw in the earlier chapter, this has led to the creation of new states and not the dissolution of the concept of the state. चलिए अब हम स्टेट के मेन एलिमेंट्स को देखते हैं. मेन एलिमेंट्स है सॉवरेन गवर्नमेंट, टेरिटरी और पीपल. आज भी स्टेट की टेरिटरी अखंड है. स्टेट्स अभी भी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं. इसका मतलब ये है कि अभी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकीकरण मतलब कि नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन अब भी स्टेट्स में बाकी है. सॉवरेन गवर्नमेंट का मतलब कि संप्रभु सरकार का अब भी एग्जिस्टेंस बाकी है. अभी सॉवरेन गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हुई है. सॉवरेन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अब भी बाकी है. लेकिन ये बात सही है कि सॉवरेन गवर्नमेंट के कुछ पावर्स रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटी के जो रूल्स है उनको फॉलो करने की वजह से और जो कर्तव्य है उनको फॉलो करने की वजह से सॉवरेन गवर्नमेंट के कुछ पावर्स कम हो गए हैं. लेकिन अब भी स्टेट की अथॉरिटी, स्टेट की अखंडता अब भी बाकी है. एथनिक नेशनलिज्म के बढ़ने की वजह से और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड की वजह से काफ़ी नए स्टेट्स क्रिएट हुए हैं. हमने पहले चैप्टर में देखा था कि एथनिक नेशनलिज्म की राइज और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड की वजह से नए स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं. लेकिन अब भी स्टेट का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व नहीं हुआ है, अब भी स्टेट का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है. स्टेट की अथॉरिटी अब भी बाकी है. चलिए आगे देखते हैं. States that have a strong framework of political institutions like legislature, executive, judiciary and bureaucracy are able to face the challenges of globalization. It is these institutions that are able to protect the core values of a country, provide social safety nets and promote development in the country. Despite the many concerns about the loss of sovereignty, the state remains the key actor in the domestic and the international sphere. The popular assumption that the emergence of global civil society and increasing levels of cross-border trade, finance and investment flows have made the state irrelevant is wrong. जिन स्टेट्स के पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, ये स्टेट्स ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस को आसानी से फेस कर पाते हैं. इन इंस्टीट्यूशन के स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की वजह से इनके लिए ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस उतना मायने नहीं रखते. ये इंस्टीट्यूशंस जो कंट्री के मेन इश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, सामाजिक काम करते हैं और कंट्री में डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. स्टेट की सॉवरेनिटी कम होने के बावजूद अब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेट एक मुख्य कलाकार के रूप में काम कर रहा है. जो अजम्पशन किया जा रहा है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज के आने की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज के उभर कर आने की वजह से और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड के बढ़ने की वजह से और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के फ्लो होने की वजह से स्टेट का कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो गया है, स्टेट का महत्व कम हो गया है, ये बिल्कुल गलत है. स्टेट का कॉन्सेप्ट अब भी बाकी है, स्टेट की अथॉरिटी अब भी अखंड है, स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी इररिलेवेंट नहीं हुआ है, स्टेट का कॉन्सेप्ट अब भी रिलेवेंट है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.